Welcome back. Today we have to discuss about vectors and scalars. You see different physical quantities. फर्स्ट चैप्टर में आपने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का जिक्र किया है। किसी में लेंथ की बात आती है, टाइम की बात आती है, मैस, वेलोसिटी है, स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है, वर्क है। अब ये तमाम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम कैटेगराइज कर देते हैं वहाँ पे बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर, और अब हम यहाँ पे इनको कैटेगराइज करने जा रहे हैं वेक्टर्स और स्केलर्स के अंदर। क्योंकि जब हम किसी भी क्वांटिटी का जिक्र करते हैं तो उस क्वांटिटी के साथ हमें उसकी वैल्यू को भी और उसके साथ साथ उसकी यूनिट को बताना पड़ता है। और लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन, जिनको डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं होता जब तक हम उसकी डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि आप किसी चीज़ को धक्का लगाएं। फॉर एग्जांपल ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कोई ये चेयर आपके पास पड़ी है और कोई आपसे ये कहता है कि आप इसको धक्का लगाएं, इसको पुश करें या अपनी तरफ खींचें। तो ऐसा करते वक्त उसने क्या कहा कि पुश करें। पुश करने का मतलब क्या है कि आपने इसे अपने से दूर, यानी आपके मुखालिफ डायरेक्शन पे आपने इसको धक्का लगाना है, और अपनी तरफ खींचने का मतलब क्या है कि आपने अपनी तरफ खींचना है। अब इसमें जो तरफ की बात आती है ये डायरेक्शन को ज़ाहिर करती है कि जब भी हम किसी जिस्म पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पर हमें उसकी डायरेक्शन का तज़किरा भी करना पड़ता है। अगर एक सड़क पे गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है और आप कहते हैं जी इसको यार धक्का लगा दो, ठीक है, अब मुख्तलिफ लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं और धक्का लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपने ये नहीं उनको बताया कि इसे धक्का लगाना है आगे की तरफ या आपके बैक साइड पे इसको धक्का लगाना है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन उस वक़्त तक कंप्लीट नहीं होती जब तक हम डायरेक्शन नहीं बताते। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन का तज़किरा लाजमी हो जाता है उनको हमें अलग से कैटेगराइज करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप टाइम की बात करें तो अभी आप देखेंगे टाइम घड़ी पे क्या शो हो रहा है। ठीक है, हम कहते हैं जी 9 o'clock है, तो 9 o'clock के साथ आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये 9 o'clock जो है वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है या राइट साइड पे है या लेफ़्ट साइड पे है, तो फिर ये डायरेक्शन इसमें ज़रूरी नहीं है। तो कुछ क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन का बताना ज़रूरी होता है और कुछ क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन का बताना ज़रूरी नहीं होता। उन क्वांटिटीज़ को हम सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट के साथ ही अगर बता दें तो उसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स की बात करते हैं तो आप किसी दुकानदार के पास जाएं और वहाँ उसे कहें कि जी मुझे 5 किलोग्राम शुगर दे दें। अब जो 5 किलोग्राम शुगर है उसके लिए आप सिर्फ क्या बताएंगे, 5 उसकी वो क्वांटिटी जितनी आपको चाहिए, यानी कि ये कहलाएगा इसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, और किलोग्राम वो यूनिट है जिसके अंदर हमें इसको मेजर करना है। ठीक है, ये वो स्टैंडर्ड है जिसमें मेजर करना है 5 किलोग्राम शुगर को। अब यहाँ पे तीसरी जो चीज़ डायरेक्शन है वो नहीं आ सकती, क्योंकि हमने कभी भी अपनी डेली लाइफ में ये नहीं कहा कि मुझे 5 किलोग्राम शुगर जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में चाहिए, यानी मशरक़ की तरफ चाहिए। मतलब क्या है कि मैथ्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं होता। हम डायरेक्शन ना भी बताएं तो वो क्वांटिटी जो है वो फिजिकली डिस्क्राइब हो चुकी होती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें हमने अभी पीछे एग्जांपल ली है फोर्स की, कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा। अगर आप मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा। अगर आप वेट की बात करें कि जैसे ये एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मैस है, अगर आप इसको लटका देते हैं तो ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ग्रेविटी की वो वाली फोर्स इसका वेट कहलाएगी। अब जो ग्रेविटी की फोर्स है वो हमेशा लगती है नीचे की जानब, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब टूवर्ड्स यहाँ पे जो लफ्ज़ आया ये रिप्रेजेंट करता है किसको, डायरेक्शन को। तो फिर यहाँ दो तरह की कैटेगरी हमारे सामने आती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट बता देना ही काफ़ी हो, और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके साथ डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी हो, तो फिर हम इन्हें कहते हैं
स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो फिर स्केलर कौन सी क्वांटिटीज हैं? दोज क्वांटिटीज which can be completely described by their magnitude and unit, यानी कि मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ उन्हें बता देना काफ़ी हो तो वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? स्केलर। इसकी एग्जांपल में आ जाता है मैस, टाइम। मतलब मैस या टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए हम डायरेक्शन ना भी बताएं, बल्कि डायरेक्शन की इसमें ज़रूरत ही नहीं होती कि इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। इसी तरह एक क्वांटिटी है वर्क, प्रेशर, वॉल्यूम। दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज। अब वेक्टर्स फिर कौन सी क्वांटिटी है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए उनकी मैग्नीट्यूड, यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन का बताना बहुत ज़रूरी हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर्स। देयर आर द टू क्वांटिटीज, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब जो पीछे हमने कैटेगरी बनाई थी बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटीज की, वही तमाम बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम यहाँ पे फिर अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। एक क्वांटिटी में डायरेक्शन बताना ज़रूरी है और एक में डायरेक्शन का बताना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह वेक्टर्स दोज क्वांटिटीज which can be completely described by their magnitude, unit and direction, and scalar quantities are those quantities which can be completely described by their magnitude and unit only. They do not need direction for their description. तो उनकी explanation के लिए उन्हें direction की कोई ज़रूरत नहीं होती। Vectors की example में क्या है कि जैसे velocity, ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्केलर लिखते हैं तो वो स्पीड आ जाता है। वेक्टर के लिए क्या है? वेलोसिटी है, मोमेंटम है, फोर्स है। ठीक है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे अगर आप स्केलर की साइड पे जाएं तो क्या है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और इसके साथ यहाँ आ जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह और भी बहुत सारी क्वांटिटीज वेक्टर्स में आती हैं। अब जो बात यहाँ समझने वाली है वो ये है कि हम जब कोई सी दो क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक स्केलर को रिप्रेजेंट करना और एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्पीड की सिंबल है v और वेलोसिटी की सिंबल भी क्या है? v है। ठीक है। तो अगर आपके पास ये दो सिंबल्स लिखी हुई हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें कौन सी स्पीड को शो कर रही है और कौन सी सिंबल वेलोसिटी को शो कर रही है? तो इसके लिए हमें वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को भी सीखना पड़ेगा कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर, कि किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आइए अब हम ये सीखते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। किसी वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके दो मेथड हैं। नंबर एक पर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली। नंबर टू पे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली। तो पहले हम देखते हैं कि सिंबॉलिकली से क्या मुराद है। इसके नाम से जाहिर है सिंबल। ठीक है। सिंबल्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको पहले नाम देते हैं और उस नाम की हम सिंबल देते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में सीखते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है तो उसके लिए हम उसकी सिंबल लिखते हैं H। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जितनी भी क्वांटिटीज हम यूज करते हैं उनके लिए उनकी सिंबल का होना जरूरी होता है। जैसे वेलोसिटी की बात करें या स्पीड की बात करें, उसके लिए हम v इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस के लिए हम कैपिटल S इस्तेमाल करते हैं। टाइम के लिए हम स्मॉल t इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्रेशर है तो कैपिटल P इस्तेमाल करते हैं। ये दीज आर द डिफरेंट सिंबल्स ऑफ क्वांटिटीज। तो इन सिंबल्स में हमें ये देखना है कि जब हम कोई वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी सिंबल को कैसे लिखेंगे
अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसके सिंबल को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे वेक्टर की बात करता हूँ जी, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं v। तो सिंबॉलिकली जब हम इसको लिखेंगे तो इसके ऊपर हम एरो साइन लगाते हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका यह है कि इसको हम बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे, यानी कि इसके थोड़े से जो साइड्स हैं इसकी वो ज़्यादा वाज़े कर देंगे। ठीक है, गहरी पेंसिल इस्तेमाल करेंगे या गहरा पेन इस्तेमाल करेंगे, इसको बोल्ड बना देंगे, तो ये बोल्ड लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। या फिर इसका तरीका यह है कि इसके ऊपर एक डैश की सिंबल लगा दें। ठीक है, वी के ऊपर डैश लगा दें, तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हम यहाँ पे हैंड रिटन में जब लिखेंगे तो उसे एरो साइन के साथ ही शो करना है। ठीक है, आप अपनी असाइनमेंट में, पेपर में या किसी टेस्ट में जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए आपने एरो साइन लगाना है। इसके बाद अगर हम करते हैं स्पीड की बात, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके लिए हम v इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब कोई एरो साइन इसके ऊपर नहीं आएगा, ना ही इसको हम बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हैं, ना ही हम इसके ऊपर ये डैश की सिंबल लगा सकते हैं। अगर हम इस तरह उसको अलग रखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी एंड विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने एक सवाल आपसे पूछा कि अगर दो सिंबल लिखी हो v की और आपसे ये कहा जाए कि इसमें से कौन सी सिंबल वेलोसिटी को शो कर रही है और कौन सी सिंबल स्पीड को शो कर रही है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि विच सिंबल इज फॉर द वेलोसिटी। तो ऐसे ही पता चलना है कि उसके ऊपर अगर एरो साइन आता है तो फिर वो वेलोसिटी है, और अगर एरो साइन नहीं आता तो फिर वो स्पीड है। सिमिलरली अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो उसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसे d से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो साइन नहीं लगाया जा सकता, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर हम एरो साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन के ऊपर भी हम एरो साइन लगाएंगे। जो सिंबल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम यूज़ करते हैं उसको एज इट इज़ रखना है, लेकिन वेक्टर के लिए उसके ऊपर एरो साइन हमें लगाना होगा। तो इस तरह ए सिंबल ही हम इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कर सकते कि जी हमने वेक्टर लिखना हो तो उसको कैपिटल ए लिखें, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंबॉलिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसकी सिंबल के ऊपर एरो साइन लगा के, या उसे बोल्ड लेटर्स में लिखकर, या फिर उसके ऊपर डैश लगा के। आपने हैंड रिटन में जब लिखना है तो उसके ऊपर एरो साइन लगाना है, लेकिन आप अगर बुक पे देखें तो वहां पे बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा, वहां एरो साइन आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो यहां से ही हम ये भी सीखते हैं कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट सिंबल्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर्स। तो उसका आंसर भी हमें यहां से मिलता है। तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आप फिजिकल क्वांटिटीज का जो टेबल है उसको स्टडी करें और उसमें से वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटीज को सेपरेट करें। इट इज योर असाइनमेंट। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो किसी वेक्टर को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से क्या मुराद है? ग्राफ जो है वो तस्वीरी शक्ल के लिए इस्तेमाल होता है। ये वर्ड ग्राफ किसी भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब हमें भी यहाँ पे वेक्टर को एक पिक्चर के तौर पे, यानी एक तस्वीरी शक्ल में रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ अ लाइन, यानी एक लाइन ड्रॉ करें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जी, तो ये एक लाइन है, और इसके बाद क्या करना है कि इसके एक साइड पे एरो लगाएं, इधर लगा लें, इधर लगा लें, जहां भी लगाना है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूँ, तो ये लाइन जिसके साथ एरो लगा है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी वेक्टर की। लेकिन यहाँ पे सोचना ये है कि हम ये वाली जो लाइन है वो लगा रहे हैं वो किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरफ भी लगा सकते हैं, ठीक है, और इसका एरो साइन हम इस तरफ भी लगा सकते हैं, और इसी तरह हम इसको इस तरह भी लगा सकते हैं और एरो साइन यहाँ लगा सकते हैं। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेक्टर किस डायरेक्शन में अमल कर रहा है। और इसके साथ हम ये जो लाइन लगा रहे हैं वो कितनी लंबी लगा रहे हैं, मतलब इसको यहाँ तक लगा सकते हैं, यहाँ तक लगा सकते हैं, यहाँ तक लगा सकते हैं, किस तरह लगाएंगे, कितना लंबा लगाएंगे, उसकी लेंथ क्या होगी, उसका एरो किस तरफ लगाना है, इस सिरे पे लगाना है या इस सिरे पे लगाना है। कोई ना कोई तो रूल होना चाहिए, कोई ना कोई इसकी पाबंदी होनी चाहिए, अदरवाइज तो हम जैसे मर्जी लगा सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे रूल मौजूद है। उसके लिए हमें दो बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 पे द स्केल एंड नंबर 2 पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक स्केल की ज़रूरत है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो आइए हम अब ये समझते हैं कि हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड थ्रू अ स्केल एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम किसी वेक्टर को लाइन की मदद से ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमें स्केल की ज़रूरत क्यों है। हम ये चाहते हैं कि एक वेक्टर की लाइन की लेंथ क्या हो, तो उसकी लेंथ को स्पेसिफाई करने के लिए हमें स्केल की ज़रूरत होती है कि हाउ लॉन्ग विल बी द वेक्टर, कि वो वेक्टर कितना लंबा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्केल चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फोर्स की बात करता हूँ, तो फोर्स का एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूँ 10 न्यूटन, ठीक है। अब न्यूटन जो है वो यहाँ पे इसका यूनिट है जिसके अंदर हमने फोर्स को मेजर करना है। लेकिन हमारे पास जो लाइन ड्रॉ करने के लिए स्केल मौजूद है या जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मौजूद है, मीटर रॉड मौजूद है या कोई भी मेजरिंग स्केल आपके पास या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, उसके ऊपर जो डिवीजन्स लगी हुई हैं वो न्यूटन में नहीं है, वो डिवीजन्स मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में है। तो फिर हम अपनी तरफ से एक ऐसी स्केल डिज़ाइन करते हैं जो कि न्यूटन की वैल्यू को मिलीमीटर या सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो सके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि 1 न्यूटन फोर्स अगर हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ की जाए, ठीक है। तो फिर अगर 10 न्यूटन की बात हो तो कितने सेंटीमीटर होंगे, 10 सेंटीमीटर। अब एक और बात यहाँ पे समझने वाली आ जाती है कि ये जो स्केल हम ले रहे हैं, क्या ये स्केल सूटेबल भी है, क्या हमारी जो पेपर की बाउंड्री है उसके अंदर ये वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि इतना लंबा वेक्टर अगर हो कि 10 सेंटीमीटर लंबा वेक्टर है तो हो सकता है वो हमारी पेपर की बाउंड्री से बाहर चला जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बहुत बड़ा वेक्टर हो और हम सिर्फ उसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकें और बाकी जो स्पेस है वो यूटिलाइज ना कर सकें। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक प्रॉपर स्केल बनानी पड़ती है, एक सूटेबल स्केल बनानी पड़ती है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्केल ले लेते हैं जी 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर 10 न्यूटन आएंगे तो उसके लिए हम 5 सेंटीमीटर की लंबी लाइन लगाएंगे। 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हम स्केल ले लेते हैं। तो ये किसी हद तक जो है वो सूटेबल स्केल है। स्केल लेने में आपने सिर्फ एक ही बात ज़हन में रखनी है कि वो स्केल सूटेबल होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब क्या है कि आपका जो वेक्टर है वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाई करता है। दो तरह की परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं हमारे पास, एक शो करता है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को और एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। दीज आर द 2 डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
अगर हमारा वेक्टर लाई करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की प्लेन में, तो फिर हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइंस। और अगर हम वेक्टर को शो करते हैं या वेक्टर को डिफाइन करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शंस के लिहाज से, तो फिर हम लेंगे यहाँ पे ये वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ हम अपने वेक्टर को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी रिप्रेजेंटेशन में हमें उस वेक्टर की जो डायरेक्शन बताई जाएगी वो डायरेक्शन एंगल की सूरत में बताई जाती है। मतलब मैं यहाँ पे एंगल की अगर बात करूँ तो फॉर एग्जांपल ये एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है थीटा। ठीक है, थीटा सिर्फ एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ इस्तेमाल होगा। अब जब आप किसी भी वेक्टर को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसके साथ उसका एंगल बताना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो फिर वो वाली फोर्स को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी लाइन की मदद से, तो फिर उसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेंगे वो लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले। ठीक है, और अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरी फोर्स जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में अमल कर रही है या ईस्ट और नॉर्थ के साथ कोई एंगल बनाते हुए अमल कर रही है, तो फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से लिए जाएंगे? ये परपेंडिकुलर लाइंस लेंगे, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ वाली। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ली है, इसके साथ मैं कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि इसकी ये डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन को सामने रखते हुए हमने ये चूज़ करना है कि कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इस्तेमाल करेंगे फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स 10 न्यूटन। हमारे पास फोर्स 10 न्यूटन है और दैट इज मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। नाउ वी हैव टू चूज आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हम एक्स और वाई एक्सिस को लेंगे तो फिर हमें अपना रिक्वायर्ड वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करना पॉसिबल होगा। तो फिर हम ये ले लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आपने क्या लेना है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे जो कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पर एक पॉइंट लेकर इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है और वो शो करेगा वाई एक्सिस को। ठीक है, एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। 45 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे प्रोटेक्टर के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 45 का निशान आता है तो हम इसे ओरिजिन के साथ मिला देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर कोई एरो साइन नहीं लगाया। अब हम देखें अपनी स्केल को, देखेंगे हमारी स्केल है जी 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 10 न्यूटन के लिए कितने आएंगे? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप अपनी स्केल रखें और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है 5 सेंटीमीटर, निशान लगा के बाकी ये हिस्सा साफ कर दें। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देंगे एरो साइन। तो इसके लिए यहाँ एंगल रिप्रेजेंट करेंगे। कितना एंगल बनता है जी? 45 डिग्री का। फोर्स आपके पास है 10 न्यूटन की फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली। तो हम किसी वेक्टर को ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस लाइन की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी और उस डायरेक्शन के लिए हम उसके ऊपर एरो साइन लगाएंगे। और इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक स्केल की ज़रूरत है और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने स्केल भी ली और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज़ किया और उसके बाद हमने एक वेक्टर को ड्रॉ किया है इस तरीके से। ठीक है, और अगर यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ आते हैं तो फिर यहाँ हम वो लेंगे और उसके साथ जितना एंगल दिया होगा उस एंगल को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरह हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो लेंथ है किसी वेक्टर की वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है और ये एरो साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। तो ये लेंथ उसकी मैग्नीट्यूड को शो करेगी और एरो साइन उसकी डायरेक्शन को शो करेगा।
तो यहाँ फाइनल हम कंक्लूजन जो निकालते हैं वो ये है कि एवरी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन drawn according to the suitable scale and choosing a frame of reference. The length of the line shows the magnitude of a vector and the arrow head shows the direction of the vector. I hope कि आपको ये वेक्टर्स और स्केलर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। और इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? रिप्रेजेंटेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होती है और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए और ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो जब हम सिंबल्स की बात करते हैं तो सिंबल के लिए हम उसके ऊपर एरो साइन लगाते हैं। यहाँ पे हम एरो साइन नहीं लगा रहे क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड शो की है और डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे एंगल लेते हैं। सो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, दिस इज द क्वेश्चन। And how vectors are represented, this is the second question. And how vectors are represented by graphical method, this is the third question. And these third question you have to answer about. तो इन तीनों questions के आपने आंसर देने हैं। तो ये सारा लेक्चर जो है वो इन्हीं questions के आंसर को कवर करता है। अगर आप अच्छे तरीके से इसको समझ चुके हैं तो यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।